आज यह मीटिंग किस उपलक्ष्य में रखी गई थी? देखिए, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की पहले तो हम लोगों ने यहाँ आके एक छोटी मीटिंग ली। मीटिंग इसलिए ली कि आगामी हम लोगों की रणनीति क्या होना चाहिए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो हम लोगों के बीच में हुई कि हमको बुंदेलखंड राज्य निर्माण को साधु संत महात्माओं का जो आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है, उससे हम लोगों का कहीं ना कहीं आत्मबल बढ़ा है। दूसरा, जो राजनीतिक लोग थे, खासतौर से सत्ता दल के, जो बुंदेलखंड बोलने में डरते थे, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह चंदेल साहब ने 2 बार पार्लियामेंट में बिल रख दिया और कल ही झांसी में साक्षी महाराज बोल के गए हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण एक पाइपलाइन में है। जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन बुंदेलखंड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे भी एक बाहर के बड़े संत ने और वो सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, अगर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है तो एक आस जगी है। हम लोगों का जो संगठन है वो पूरे बुंदेलखंड में तो कार्य कर ही रहा है। परसों महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने छतरपुर में कराई थी, आज यहाँ है, कल झांसी में है, परसों सागर में है। कुछ हमारे एक सुधीर शर्मा जी हैं, हमारे एक मित्र, वो आजकल विदेश में है, वो एनआरआईज के बीच में कार्य कर रहे हैं कि आप लोग वहां पर हो, आप लोग भी तो बुंदेलखंड के बारे में सोचो। तो एक वो टीम भी वहां तैयार हो रही है। कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि अब हमको सामने बुंदेलखंड बनता सा नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये दिखने लगा कि बुंदेलखंड हम यथाशीघ्र अगर सांस लेंगे तो बुंदेलखंड में लेंगे। जो आपने भी एक प्रश्न किया था महाराज से कि महाराज आप किस तरह की परिकल्पना करते हैं बुंदेलखंड की। 100% जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान होती थी, सोने की चिड़िया बुंदेलखंड होगी अगर 10 साल हमको मतलब बुंदेलखंड बनने के बाद जो राजनीतिक दल राज्य करे। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, हम कंठ तक पानी में डूबे हैं, फिर भी हम प्यासे हैं और हमारा किसान ऊपर ताकता है कब वर्षा हो, कब किसी बोए। हमारे पास अकूत धन संपदा है, लेकिन उस पर लगा हुआ एक भी उद्योग हमारे बुंदेलखंड में नहीं है। हीरा हमारे यहाँ खुदता है, लेकिन भाई बनते हैं गुजरात के जाके, तराशा वहां जाता है, बेचा वहां जाता है, हमको उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। अवैध खनन हमारे यहाँ वो बोल के गए थे गडकरी जी कि जिस दिन यहाँ अवैध खनन बंद हो जाएगा उस दिन हर बुंदेली के घर पर एक मारुति कार खड़ी हो जाएगी। 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र सरकार में 9 साल से है। भाई आप अवैध खनन क्यों नहीं बंद कर पाए? क्यों नहीं आप हमको एक मारुति कार दे पाए? जो महाराज अभी हमको बता रहे थे, जो समझा रहे थे हमारे गुरुदेव, वो यही कह रहे थे कि जो राजा होता है वो धर्मी होता है, अधर्मी नहीं होता है। अगर वो अधर्म के पथ पर राजा आगे बढ़ जाए, वो झूठ का सहारा, फरेब का सहारा, बरगला कर अपना हित साधने का सहारा लेने लगे, तो उसको कहीं ना कहीं फिर जनता को दंड देना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। तो जो उमा भारती जी ने कहा था, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो अमित शाह जी ने कहा, जो गडकरी जी ने कहा, जो मोदी जी खुद कह के गए हैं, अब ऐसा लगता है महाराज जी को कि अब वो समय आ गया है कि शायद चुनाव के पहले वो अपनी कथनी को करनी में परिणित कर दें। जैसा कि आपकी प्रेस वार्ताएं हो रही हैं और आप लोगों का जनसंपर्क भी हो रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से आप जनता में तो हर उस ठेले वाले से, हर उस सब्जी बेचने वाले से, हर उस पूस्टर वाले को अगर आप रोक के पूछें क्यों बुंदेलखंड बनना चाहिए, वो तत्काल कह देगा बुंदेलखंड बनना चाहिए। अंतर सिर्फ ये आता है कि हमारे बुंदेलखंड में 3 भागों में विभाजन हो गया व्यक्तियों का। एक, जिनके पास धन संपदा बहुत है, जिनके ऊपर महाराज कुबेर की छत्र छाया है, वो लाइजनर हो गए, वो राज के पूत हो गए। जिनकी सत्ता आती है वो उनके पूत होके कार्य करने लगते हैं, उन्हें किसी और चीज से लेना देना नहीं होता है। एक वर्ग है हम और आपका, जो पप्पू की चड्डी और मुन्नी की किताब में लगा रहता है, उसको फुर्सत नहीं मिल पाती। और जो छोटा वर्ग है उसको ये डर लगता है कि अगर हम आंदोलन में गए और एक FIR हो गई तो हमें जमानत कौन कराएगा। भाव हर बुंदेली के अंदर है कि बुंदेलखंड राज बन जाए। जैसे जब हमारा देश आजाद हो रहा था, गांधी जी के साथ 5% तो लोग थे, बाकी पूरा देश चाहता था कि हम आजाद हो जाएं। ऐसे ही आज पूरा बुंदेलखंड चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो बाहर धन अभाव से नहीं निकल पा रहा है। हम लोग वो भी अब व्यवस्था कर रहे हैं कि आपकी सारी
जो परेशानियां होंगी उनको दूर करने का कार्य महाराज के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बुंदेलखंड राज्य में कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाती है, और भी कई केस सामने आते हैं, जैसे आपने कहा भी अवैध खनन हो गया, और भी कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद क्या इन पर अंकुश लगेगा? देखिए 100% हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है बुंदेलखंड की, वो पूरे देश से अलग हटकर है। जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा की जो हवाएं हैं वो बुंदेलखंड के सागर की तरफ से होती हुई फिर ऊपर निकल जाती हैं, और जब टकरा के लौटती हैं तो हमारे बुंदेलखंड में बरसती हुई जाती हैं, जो जुलाई के मध्य और अगस्त तक फिर इसकी वर्षा होती है हमारे यहाँ। कहीं कहीं जो आप सूखे की बात कर रहे हैं, 2005 से 2008 तक जब सूखा पड़ा था, जब पृथ्वी फट गई थी, अगर आपको याद हो, तो ये फिर वही बात है जो अभी महाराज कह रहे हैं कि ये राजा का दायित्व होता है कि उसकी प्रजा अगर दुखी है तो उसके आंसू जाके पोंछें। 2 रुपए किसी को चेक दे दिया, किसी को 15 रुपए का चेक दे दिया, किसी को 20 रुपए का चेक दे दिया। अरे भाई आप गणना करिए ना कि उसको कितने की हानि हुई है, वो कैसे अपना जीवन उत्पन्न कर जीवन आगे चला पाए। बुंदेलखंड बन जाएगा तो ये सबसे पहला कार्य होगा कि किसी को के आंखों में आंसू इसलिए ना हो कि हमको आज सूखे के कारण हमको मुआवजा नहीं मिला, हमारी फसल नष्ट हो गई, हमें मुआवजा नहीं मिला। सबसे पहले जो भी एजेंसी आएगी, सबसे पहले आप ये कार्य करो कि उसके आंसू पूछो, उसके घर कैसा पहुंचा। ये गणना बाद में होती रहेगी। कभी कभी गणना के आधार पर जो मुआवजा दिया जाता है, तो अगर लेट हो जाता है तो किसान भी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कई केस सामने आए हैं अभी। पिछले सूखे में 2886 लोगों को किसानों ने आत्महत्या की थी, इसी कारण जो आप बता रहे हैं। उसमें देखिए, जो सरकार लखनऊ में बैठी है, जो सरकार दिल्ली में बैठी है, जो सरकार भोपाल में बैठी है, वो बुंदेलखंड से बहुत दूर है, और बुंदेलखंड को 2 दर्जा का वो व्यक्ति मान के चलते हैं। यही कारण है कि एक चारागाह के रूप में वो हमारा प्रयोग करते हैं। आते हैं, यहाँ से बालू ले जाते हैं, यहाँ से हीरा ले जाते हैं, यहाँ से गोरा पत्थर ले जाते हैं, यहाँ से ग्रेनाइट ले जाते हैं, सब यहाँ से ले जाते हैं। नोएडा पनप जाएगा, लखनऊ पनप जाएगा, भोपाल पनप जाएगा, लेकिन हमारे हाथ को रोजगार तक नहीं मिलता है। तो इन्हीं सब के लिए अगर बुंदेलखंड जब हमारा अपना बन जाएगा तो आप, हो सकता है आप वहां के मुख्यमंत्री हो क्योंकि आप बुंदेलखंडी हो, आपका सीटें बढ़ जाएंगी, परिसीमन नया हो जाएगा, उद्योग नए लग जाएंगे। आप बता दिए पिछले 20-25-50 साल में कौन सा बड़ा उद्योग आ गया आपके बुंदेलखंड में? लगा ही नहीं है। और जो उद्योग लगे हैं, BHEL लगा था, झांसी में पारिशा लगा था, और सूती मिल लगी थी, सूती मिल बंद कर दी गई, BHEL बंद किया जा रहा है। वो तो अभी ये ऐसा ईश्वर की कृपा हो गई कि रेल मंत्री ने कुछ कोच बनाने का उनको वो दे दिया ऑर्डर, अदरवाइज BHEL भी बिक रहा था। सारी चीजें बेची जा रही हैं जो पहले सरकारों ने बनाई थी जनहित के लिए। तो ऐसे कैसे कार्य चल पाएगा? कहीं ना कहीं इनको बचाना है। अगर बचाना है तो फिर हमें अपना राज्य लाना पड़ेगा। एक ही सपना, एक ही राज, और वो है बुंदेलखंड राज। दूसरा नारा हम लोगों का ये है, अब इच्छा है प्रभु राम की, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की। इसके साथ में किन किन राजनेताओं ने आपसे बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बोला था कि हम इसको बना के देंगे आपके लिए? देखिए, बोला कि जिन्होंने सीधा सा वचन दिया है, जिन्होंने वादा किया है, उसमें उमा भारती जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, जिन्होंने सीधा वादा किया है। बाकी जो साथ आने वाली आप बात कर रहे हैं, तो एक फहरिस्त है लंबी। मध्य प्रदेश के क्षेत्र से बुंदेलखंड का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नायक जी अध्यक्ष बने थे, विट्ठल भाई पटेल साहब थे, मानवेंद्र सिंह थे, बेबी राजा थे, उमा भारती थी, कुसमुड़िया जी थे, मुकेश नायक जी थे, ब्रजेंद्र राठौड़ साहब थे। उत्तर प्रदेश के तो नेता बहुत कम थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदीप जैन साहब आ गए, फिर विनोद चतुर्वेदी जी आ गए, महाराज समथर आ गए, गंगाचरण राजपूत जी आ गए, बादशाह सिंह जी आ गए। तो अब नेता बहुत हैं, लेकिन चाहत तो फिर अब जब से ये 3 राज्य बनाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तब से उन्होंने एक सिस्टम कर दिया। अब हमें प्रस्ताव नहीं चाहिए प्रदेश से, अब आपकी रायशुमारी चाहिए सिर्फ। अगर दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मना कर देते हैं कि बुंदेलखंड नहीं बनना है, तो भी पहली सांसद जो आएगी उससे हमारा बुंदेलखंड बन जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दिया। तो अब वो परेशानियां जो पहले हुआ करती थी वो दूर हो गई। तेलंगाना आपके सामने बना है। तेलंगाना जब बना था तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के हक में नहीं है। उसका 18वां दिन
तेलंगाना बना दिया भारत सरकार ने, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति भौगोलिक सरजमी को बदलने का अधिकार मात्र और मात्र भारत की कैबिनेट और पार्लियामेंट के पास रह गया, बाकी सबसे खत्म हो गया।